गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो कक्षा 10th का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, यानी अंग्रेजों का प्रतिकार एवं भारतीय जनता का संघर्ष, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये लेसन अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। और इसमें अब इसके जस्ट जो पहली क्लास हुई थी पिछली, उसमें हमने देखा था कि यानी आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन। हमने आदिवासी आंदोलन यानी भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन यानी भगत आंदोलन और दूसरा एक ही आंदोलन, दोनों ही आंदोलन भील जनजाति से संबंधित थी। भगत आंदोलन का नेतृत्व क्या था? यानी गोविंद गुरु ने। और जो आपका एक ही आंदोलन था उसका नेतृत्व क्या था? यानी तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के अंदर यानी सुधार का काम करना, यानी समाज सुधार, यानी आदिवासियों को एकत्रित करना या उनको एकता के सूत्र में मानना, दोनों ही आंदोलन भील आंदोलन से संबंधित थे। इसका नेतृत्व क्या था? गोविंद गुरु ने। और एक ही आंदोलन का मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है। अब ये हमने जो आपकी बुक के अनुसार, जो आपके सिलेबस में उसके अनुसार हमने भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। जैसे किसान आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, ये आंदोलन क्यों, ये किस कारण से, उसके बारे में पढ़ लिए। अब आज जो हमारा प्रमुख रहेगा यानी बिजोलिया, ये प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। बिजोलिया चित्तौड़गढ़ के पास है ये बिजोलिया, समझ गए? किसान आंदोलन। आज किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके अलावा हमारे सीकर के किसानों यानी सीकर के आंदोलन, सीकर के किसान, ठीक है, यानी शेखावाटी जिसके नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है? शेखावाटी। इस आंदोलन के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा, ठीक है, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन का क्या रहा है? अगुवा रहा है। क्या रहा है? अगुवा। अगुवा का मतलब यानी ये आंदोलन और किसान आंदोलन इसके बाद में हुए, उन सबको, सबके लिए प्रेरणा बनाया ये आंदोलन। ओके। यहाँ के किसानों में यानी अधिकांश धाकड़ जाति, कौन सी जाति के लोग किसान थे? धाकड़। ओके। 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद यानी दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदार के जो खिलाफ यानी कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 तक कोई शिकायत नहीं थी, आराम से चल रहा था, लगान दे रहे थे किसान, ठीक है। सामंत भी खुश थे, यानी कहने का मतलब जो जागीरदार और ये जो शासक वहां का वो भी खुश थे, यानी एकदम सौहार्दपूर्ण चल रहा था, कोई शिकायत नहीं थी। 1894 में यानी उनकी जब मृत्यु हो जाती है उस शासक की, तो नया जागीरदार बना यानी किशन सिंह, जिसका नाम था किशन सिंह ने किसानों के प्रति ठिकानों की नीति, किसानों के प्रति जो ठिकाने की नीति व जागीर प्रबंध में परिवर्तन कर दिए। इसके समय में लगभग कितने प्रकार के? 84 प्रकार। कितने लगान है? 84 प्रकार की लाग बागों के द्वारा किसानों ने उसकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग किसके पास लगा जाता था? जमींदारों के पास लगा जाता था। यानी इसके समय 84 प्रकार के लाग बाग यानी 84 प्रकार के लगान या 84 प्रकार के टैक्स मान सकते हो, ये किसानों पर लागू कर दिए इसने। अब 84% किसान जो टैक्स देगा, 84 प्रकार के टैक्स चुकाएगा, तो उसमें किसान की जो 87% जो कमाई थी वो तो इन टैक्सों में ही चली जाती है, ठीक है। तो इसके बाद उन्हें बेगार अलग से करवाई जाती थी, जिसका कोई पैसा उसको नहीं दिया जाता था।
बेकार अलग से। अब किसानों में यानी भयंकर रूप से एक असंतोष। अगर हम बात करते हैं तो 1897 में गिरधरपुरा, कौन सा है, गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज। देखो मृत्यु भोज का मतलब कि जब मृत्यु भोज होती है तो हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में आज भी यानी एक सामूहिक भोज, मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि मृत्यु भोज करने से जो मरे हुए आदमी की आत्मा को शांति मिलती है। समझ गए? तो कहने का मतलब कि गिरधरपुरा नाम का गांव है, उसमें यानी गंगाराम धाकड़, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु भोज आयोजित करता है। तो उसके ऊपर हजारों किसानों ने अपने कष्ट, वहां पर एकत्रित हुए किसान, तो अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की उन्होंने, अपने जो कष्ट हुए उनको खुलकर चर्चा की। और मेवाड़ यानी उस समय देखो भीलवाड़ा ये चित्तौड़गढ़ के आसपास का इलाका है, समझ गए, यानी ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, तो ये भीलवाड़ा माना गया है। लेकिन जब ये जागीर थी तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की आपस में मिली हुई थी, समझ गए। तो यानी कहने का मतलब कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ का महाराणा को उसने उनसे क्या गया, अवगत कराया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया गया। किसको किया? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन ने ठिकानों के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसने रिपोर्ट भी दे दी, समझ गए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लागतें कम करने को कहा गया। क्या कहा गया? सिर्फ 1-2 लागत कम करने को कहा गया। इससे राव कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ गया। अब यानी जो यहां पर नया जागीरदार आ गया था कृष्ण सिंह, ठीक है, अब कृष्ण सिंह को महाराणा ने भी एक तरह से छूट ही दे दी कि 1-2 लागत कम करना। अरे 84 प्रकार की बाग है तो उसमें से 1-2 लागत का क्या कम करना। तो कहने का मतलब कि 1-2 लागत कम करने को कहा गया। इससे क्या है, राव कृष्ण सिंह जो उस समय वहां का जागीरदार था उसका हौसला बढ़ गया। विभिन्न प्रकार की लागों व 1899 और 1900 ईस्वी में पड़ा भयंकर छपनिया काल। कौन सा काल? छपनियों काल, बहुत प्रसिद्ध है छपनिया काल। उस समय वो भी पड़ गया था 1800 यानी 99, 1900। ये कौन सी संवत है? ये आपकी विक्रम संवत है। ओके, यानी 1899 और 1900 में भयंकर दुर्भिक्ष, कौन सा काल पड़ा? छपनिया अकाल के कारण बिजौलिया के जो किसानों की स्थिति पहले से ही काफी दयनीय थी और अधिक ज्यादा दयनीय हो गई। इसके बाद 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर एक चौवरी कर, कौन सा कर लगा दिया? एक नया कर है, देखो ध्यान देना, चौवरी कर नामक एक नया टैक्स और लगा दिया। इसमें क्या होता था कि प्रत्येक किसान को जब अपनी लड़की का जब विवाह करना होता था तो उसको उसका भी टैक्स देना पड़ता था। कहने का मतलब कि इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करवाना यानी पड़ता था। एक चौवरी कर, क्या था चौवरी कर? कि प्रत्येक, इस चौवरी कर में प्रत्येक किसान को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपए यानी ठिकाने में जमा कराने पड़ते थे। चौवरी कर बिजौलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार स्वरूप था ही, साथ ही सामाजिक रूप से भी एक घोर अपमानजनक भी था। यानी सामाजिक रूप से भी, अगर समाज की दृष्टि देखें तो किसी लड़की की जब शादी होती है तो वो दूसरे यानी किसी दूसरे गांव में जाती है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का यानी एक सामाजिक अपमान था। आर्थिक बोझ तो बढ़ गया था कि 5 रुपए उसमें बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी। अब किसानों ने इसका मौन विरोध किया। मौन यानी खुलकर ऐसे नहीं, सामने आकर मौन, एकदम मौन धारण हो गए और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चौवरी की लाग उठा देने और फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5, कितना प्रतिशत? 2/5 का मतलब कितना हो गया? 2/5 अगर इसको प्रतिशत के हिसाब से ले तो 5 का 20, 40% कितना कर दिया गया? 40%। यानी चौवरी की लाग उठा लेना और फसल के ठिकानों का हिस्सा, जो ठिकाना होता था ना, उसका हिस्सा 2/5 कर देना। कुंता करने वाले अहलकारों के साथ
20 आदमियों को न बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। अब अगर आगे की बात की जाए तो 1906 में बिजोलिया के नए स्वामी आ गए, पृथ्वी सिंह। कौन आ गए? पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त कर दिया बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक एक नया कर लगा दिया। उसने तो चौरी कर लगाया था कृष्ण ने, और अब ये पृथ्वी सिंह ने एक नया, कौन सा? तलवार बंधाई। ठीक है। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया, लूट को और शोषण, तलवार बंधाई का मतलब यही हो गया कि जब भी कोई नया राजा या नया सामंत बनता था तो वो तलवार के साथ, जब कहने का मतलब, तो एक तलवार बंधाई नामक एक नया कर और लागू कर दिया पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। इसलिए प्रजा पर और अधिक क्या आ गया, यानी एक नया कर और एक और अधिक बोझ बढ़ गया। राव पृथ्वी सिंह के समय अब जब ये लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, ध्यान देना, इस आंदोलन के प्रमुख जो अगुवाई करने वाले नेता कौन कौन थे? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया कि हम हल चलाएंगे नहीं, हम फसल का उत्पादन करेंगे ही नहीं, तो आप टैक्स कहां से लोगे? ठीक है। यानी सॉरी, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। ठीक है। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने से खाली रह गई, इसके कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर के द्वारा दी गई जाने वाली शक्ति व अत्याचारों में और वृद्धि हो गई कि किसान, अब ठाकुर सोचने लगा कि किसान तो अपनी मनमर्जी करने लगे, तो ठाकुर ने और अधिक शक्ति करना शुरू कर दिया। फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए, डरकर यहां से, यानी फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव यानी बिजोलिया छोड़कर चले गए। अब बचा कौन? सिर्फ साधु सीताराम दास, तथा साधु सीताराम दास जी को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। इसका मतलब कि साधु सीताराम दास पुस्तकालय की नौकरी किया करता था, तो उसकी नौकरी से उसको हटा दिया। अब साधु सीताराम दास के द्वारा, अब साधु सीताराम दास अलग पड़े, अकेले रह गए, तो उनको कोई ऐसा नेता चाहिए था जो यानी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और किसानों की ये जो मांगे थी, ये जो किसान जो टैक्स दे रहे थे वो कम करा सके। इसके लिए साधु सीताराम दास के द्वारा आमंत्रित करने के बाद यानी विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। किसने संभाला? विजय सिंह पथिक। किसके निमंत्रण पर आए? साधु सीताराम दास के निमंत्रण पर आए। और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन, यानी ये शायद हरियाली अमावस्या पूरा तो याद नहीं है, लेकिन श्रावण महीने की अमावस्या होती होगी शायद। श्रावण महीने में जो अमावस्या थी उसको हरियाली अमावस्या कही जा सकती है, यानी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है इतना, लेकिन हो सकता है। हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में, कहां पर? बैरीसाल, ध्यान देना, बैरीसाल गांव के ऊपरमाल, ध्यान देना, ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित किया गया। कौन सा संघ? ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसके उसके तत्वाधान में यानी ये आंदोलन का श्री गणेश किया गया। तिलक ने यानी किसानों की यानी वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा, यहां पर तिलक बोले तो बाल गंगाधर तिलक का नाम है, ओके, तो वो यानी इन किसानों से बड़े प्रेरित हुए, यानी इस प्रकार किसानों ने संगठित होकर यानी इन ठिकानों का विरोध किया, इन जागीरदारों का विरोध किया। तो उनका एक अंग्रेजी पत्र चलता था, कौन सा? यानी मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लेख लिखा। अपुति मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं, आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना ये एक कलंक की बात है। किसने लिखी है बातें? ये बाल गंगाधर
तिलक ने यानी मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह को लिखी। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा, ध्यान देना यहां पर एक और यानी नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, एक नया आंदोलनकारी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उनका जो गीत पंछिड़ा, कौन सा गीत, पंछिड़ा गीत गाया जा रहा था लोगों में जोश बढ़ने के लिए, किसानों में जोश बढ़ने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर यानी प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, यानी स्वर्णकार ये सोनी था एक तरह से, भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव गांव में क्या जगा रहा था, अलख जगा रहे थे, गांव गांव में किसानों को यानी जागृत कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं तो पथिक यानी विजय सिंह पथिक ने भी बिजोलिया के जो आसपास के जो इलाकों में यानी वहां के जो युवक हैं, यानी यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक ने सोचा कि युवाओं को जब तक हम संगठित नहीं करेंगे तो ये आंदोलन अधिक प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने युवाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय उपरमाल सेवा समिति नामक एक संगठन की स्थापना की। उपरमाल का डंका नामक से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। क्या लगा, उपरमाल का डंका, पंचायत का मतलब यहाँ पे 5 पंचकोट है। तो आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाला, ध्यान देना कि कानपुर यानी उत्तर प्रदेश, कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, प्रताप, क्या था वो, उस समय एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था, लोकप्रिय समाचार यानी पत्र था प्रताप। जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, जिस प्रकार से अखबारों के नाम होते हैं उसी प्रकार एक समाचार पत्र का नाम है प्रताप। और उसका संपादक कौन था, एडिटर, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी को यानी चांदी की राखी भेजी। किसने भेजी, यानी किसने भेजी ये राखी, पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए इस आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया और यह आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिला दी। पूरे कौन जानता था कि छोटे मोटे आंदोलन तो उस समय चलते थे, लेकिन ये बिजोलिया का किसान आंदोलन को यानी एक राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था, कौन सा, यानी प्रताप, उसने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रेमचंद का उपन्यास, ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद, यानी अगर साहित्य की बात की जाए उपन्यासकार की तो मुंशी प्रेमचंद का नाम यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके द्वारा जो उपन्यास गोदान, ठीक है, यानी उसकी रात, आपका रंगभूमि, ठीक है, ये ऐसे उपन्यास हैं, कभी देखने की या कभी इनको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। यानी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में भी मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब देखो इससे आंदोलन को अधिक पॉपुलैरिटी मिल रही है। अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई, अब यहाँ पर उदयपुर राज्य सरकार आ गई है, उसने जब ये पूरी तरह से ये चर्चित हो गया पूरे हिंदुस्तान में, तो वहाँ कहाँ पर उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया किसानों की शिकायत की सुनवाई के लिए एक मांडलगढ़ हाकिम बिंदुवाल, यानी मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। किसने किया, उदयपुर राज्य सरकार ने। और कब किया, अप्रैल 1919। और ये टाइम कब का है, ये टाइम अगर राष्ट्रीय अगर आंदोलन की बात की जाए तो प्रसिद्ध 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो किसकी अध्यक्षता में, हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग में क्या होते हैं, 5-6 सदस्य होते हैं और एक उनका अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो जांच पड़ताल करते हैं। आयोग ने किसानों
के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत यानी पहले की तरह जारी रहा। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का यानी मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। ये किसने कहा है? भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों ने। विदेश विभाग के अधिकारियों ने यानी सरकार को चेतावनी एक तरह से सचेत कर दिया कि अगर इस बिजोलिया किसान आंदोलन का अगर समाधान नहीं निकालेगा गया तो पूरे के पूरे राजपुताना, जो पहले राजस्थान का जो नाम राजपुताना ही था, उसमें पूरे के पूरे किसान और जगह के किसान क्या हो जाएंगे? उग्र हो उठेंगे। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत कराने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट, कौन है? यानी देखो एजीजी, ये राजस्थान के उस समय ये एजीजी कहां बैठता है? ये अजमेर बैठता था उस समय। ओके, तो राजस्थान यानी कि एजीजी यानी एजेंट ऐसा होता है टू गवर्नर, ये गवर्नर का ही एक एजेंट होता है, समझ गए? यानी रॉबर्ट हॉलैंड, उस समय कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, समझ गए? फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से बातचीत करके या वार्ता करके 35 लागतों को माफ कर दिया। कितनी लागत? 35। 84 में से 35 को माफ कर दिया गया। दुर्भाग्य से ठिकानों की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका, यानी यह समझौता परमानेंट नहीं लागू हो सका। यानी किसके कारण? ये जो दुर्भाग्य से ठिकाने थे ना, जो जागीरदारों के जो ठिकाने की कुटिलता से ये यानी स्थायी नहीं हो सका। 1927 ईस्वी में नए बंदोबस्त के विरोध में, यानी 1927 में नया बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकानों पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी माल भूमि छोड़ दी। किसने छोड़ दी? किसानों ने। और विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद, मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकानों द्वारा यानी भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। अब वो तो भूमि छोड़ दी, लेकिन ठिकानों ने क्या किया? उस भूमि को नए किसानों को नीलाम कर दिया गया, उनको नए किसान मिल गए। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को यानी उत्तरदायी ठहराया गया। यानी किसानों को भूमि छोड़ने के लिए किसको यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा दिया गया? विजय सिंह पथिक को, क्योंकि विजय सिंह पथिक से ही उन्होंने पहले विचार विमर्श किया था कि हमें भूमि छोड़नी चाहिए या नहीं, जबकि विजय सिंह पथिक ने कहा कि आपको भूमि छोड़ देनी चाहिए। जब भूमि छोड़ दी तो ठिकाने के जागीरदारों ने क्या किया? नए किसानों को नीलाम कर दिया और नए किसान मिल गए। तो ये पूरा का पूरा जो यानी पूरा का पूरा ये जो सारा का सारा ठीकरा किसके सर पर फोड़ दिया? विजय सिंह पथिक के सिर पे फोड़ दिया कि आपके फैसले, यानी इससे कौन सा फैसला? भूमि छोड़ने का जो फैसला है वो यानी पथिक को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से पूरी तरह से क्या कर दिया? अलग कर लिया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह की एंट्री हुई थी और यहाँ विजय सिंह का यानी एग्जिस्ट हो जाता है। इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा, जो यानी 1941 तक चलता रहा। यानी 1894 अगर बात की जाए से 1941 94, तो 1894 बोले तो 6 साल तो वो हो गई अगर बात करें, ठीक है। तो 1900 अब यानी अब 1941 में आ गए तो 41 ये हो गए, तो 41 और 6 अगर बात करते हैं तो ये 47 वर्ष यानी 47 साल ये आंदोलन एक तरह से चलता रहा। कौन सा? बिजोलिया का किसान आंदोलन, की 1941 तक चलता रहा ये, ठीक है। अब ये था आपका यानी बिजोलिया का किसान आंदोलन। अब है आपका सीकर किसान आंदोलन। इसमें देखो सीकर जो अपना शेखावाटी, यहाँ पर भी किसानों ने यानी इन जागीरदारों के खिलाफ
यानी आवाजें उठाई हैं। तो उन्हीं आवाजों में से देखो सीकर के किसान आंदोलन है कि किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह, देखो सीकर कल्याण यानी जो एसके श्री कल्याण, एसके हॉस्पिटल है, एसके कॉलेज है, एसके स्कूल है, एसके का मतलब श्री कल्याण, समझ गए। तो यानी राव यहाँ का राजा सीकर ठिकाने का नया राव यानी कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। इसने क्या किया, जो राजस्व 25% था उसको 50% बढ़ा दिया, समझ गए। 1922 में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दीसीन यानी यहाँ पर गद्दी पर आसीन होना उस समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वादे पर लगान वृद्धि की कि अगले वर्ष लगान में रियायत दे दी जाएगी। अब उसने क्या कहा कि उसके पहले का जो राजा था उसका दाह संस्कार किया और स्वयं को यानी गद्दी पे बैठा, तो बड़ी शान शौकत से बैठा, बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया उस पर। तो उसने ये कहा कि इसलिए लगान आपका वृद्धि कर दी गई इसलिए, लेकिन कहा कि अगले वर्ष आपको क्या कर दिया जाए, इस लगान में वापस ये रियायत आपको दे दी जाएगी। किंतु 1923 में राव राजा रियासत देने से संबंधी अपने पुराने वादे से मुकर गया। अब यहाँ पर जो अपना वादा किया था ना कि अगले वर्ष आपको वापस कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसने कोई प्रकार की कोई रियायत या कोई छूट नहीं दी लगान में। तो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी, जिस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर किसका नाम, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, उसके बाद में विजय सिंह पथिक, इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, उनके नाम आते हैं। तो उसी प्रकार इसमें राजस्थान सेवा संघ यानी एक सेवा संघ बनाया गया, उसका मंत्री था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। किसके विरुद्ध, यानी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड, ये एक नामक समाचार पत्र का नाम है, ठीक है, में किसानों के समर्थन में यानी उसके समर्थन में लेख छपे, किसानों के समर्थन में। और 1925 में ब्रिटिश संसद के निचला सदन कौन सा होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारा निचला सदन कौन सा होता है, यानी लोकसभा, ऊपरी सदन राज्यसभा, तो उसी प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी लिचेस्टर पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। दिखा रहे, क्योंकि लेबर सदस्य यानी लेबर का मतलब यहां पर समझे नहीं क्या, लेबर पार्टी है एक तरह से, लेबर सदस्य, ओके, लेबर सदस्य सर यानी पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में क्या उठाई, आवाज उठाई। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई, 1931 में। इसके स्थापना के बाद किसान आंदोलन को एक नई एनर्जी मिल गई। यहाँ पर अब किसानों में जाटों को यानी एकत्रित एक मंच पर आ गए सब जाट, समझ गए। तो यानी क्योंकि राजस्थान में जो जाट है, कहने का मतलब ये ज्यादातर किसान थे, तो ये सब किसान इसी एक यानी एक संगठन पे या एक संगठन बन गया या एक मंच पर आ गए। कौन सा मंच था वो, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज, क्या नाम है ठाकुर का, देशराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। ध्यान देना, किसानों का धार्मिक आधार पर संगठित करना, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने यानी पथेना में, कहां पर, पथेना में एक सभा कर और जाट प्रजापति महायज्ञ, भाई एक यज्ञ किया जाएगा, जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को, देखो बसंत पंचमी जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में आती है, तो बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में, सीकर के यज्ञ आचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में ये यज्ञ शुरू किया गया। देखो कौन है इसके यानी इस यज्ञ का सुपरविजन कौन कर रहा है, पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में ये यज्ञ आरंभ हुआ। कौन सा, जाट प्रजापति महायज्ञ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर, यानी किसको,
कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर, यज्ञ समाप्त हो गया है, यज्ञपति यानी यज्ञ किसके, देखो यज्ञ करने वाला कौन था, यज्ञपति कौन थे, कुंवर हुक्म सिंह, उसको हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे। कौन, यानी ये सब किसान लोग, परंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे। कौन, ठिकाने के शासक, कि आप हाथी पर नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा ये अधिकार है, समझ गए, आप घोड़ी पे नहीं बैठ सकते हो, इस प्रकार का, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था ये। यानी ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे, अपने से नीचा मानते थे ये जागीरदार यानी किसानों को। तो और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेष अधिकार मानते थे। कौन मानते थे, ये यानी जागीरदार और वहां के शासक, ठीक है। इस कारण सीकर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया था। क्या कर लिया, यानी सीकर ठिकाने के यज्ञ की पहली रात, ठीक है, सीकर ठिकाने ने हाथी को चुरा लिया। हाथी चुराने की घटना ने वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल क्या हो गया, एकदम गर्मागर्म तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता उस समय कौन थे, छोटू राम। कौन है, छोटू राम ने जयपुर के महाराजा, क्योंकि इनके सीकर के ऊपर किसका था शासन, जयपुर का, तो जयपुर के महाराजा को तार के द्वारा सूचित किया गया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये एक प्रकार की वार्निंग या चेतावनी किसने दी, छोटू राम नामक किसान ने। किसको दी, यानी जयपुर महाराजा को। और किसके द्वारा सूचित किया गया, उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं, तार के द्वारा यह सूचित किया गया। अंततः किसानों की जिद के आगे, यानी सीकर का जो ठिकाना था उस ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए, यानी स्वयं ठिकाने ने ही जुलूस के लिए क्या दिया, सजाया हाथी प्रदान किया। यानी वो किसान लोग क्या, कुंवर यानी यज्ञपति जो हुक्म सिंह था उसके नेतृत्व में यानी हाथी पर जुलूस निकालना चाहते थे। अब यहीं पर देखो, जब उन पर दबाव पड़ा, किसका, जयपुर के महाराजा का, सीकर के ठिकाने पर दबाव पड़ा, तो सीकर के ठिकाने ने जो हाथी चुरा लिया था अब उस हाथी को वापस किसको दे दिया, किसानों को, और वो भी सजाया हुआ, ठीक है। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, ठीक है, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। कितने लोग, 3 लाख लोग। यानी अपना शेखावाटी का जो किसान आंदोलन बड़ा ही प्रसिद्ध आंदोलन है। 20वीं शताब्दी में राजपुताने में होने वाला यह सबसे बड़ा यज्ञ था। अगर हम बात करते हैं तो सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा नहीं कि महिलाएं पीछे थी, महिलाओं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को यानी गति प्रदान कर रही थी। सीहोट, छोटी सीहोट बड़ी है यहाँ पर, ठाकुर मान सिंह के द्वारा, यहाँ पर ठाकुर कौन है, मान सिंह के द्वारा सोतिया का बास नामक गांव है यहाँ पर, उसमें किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल, जो कटरातल आजकल जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, कटरातल गांव जो हमारे सीकर और झुंझुनू जिले के जितने भी जो परीक्षार्थी हैं वो इस शेखावाटी यानी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है वो कटराथल गांव में है। तो यहाँ पर कटराथल नामक गांव, ध्यान देना कि 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला यानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके खिलाफ किया गया था, यानी सीहोट के ठाकुर मान सिंह के खिलाफ, जिसने महिलाओं के साथ क्या किया था, दुर्व्यवहार किया गया था। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। धारा 144 का मतलब कि 5 आदमी आप कहीं पर भी एकत्रित नहीं हो सकते, एक प्रकार का कर्फ्यू। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं को यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रामा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी, यानी
प्रमुख थी। 25 अप्रैल और 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुद्दण गांव, ध्यान देना, कुलड़ा गांव के पास है कुद्दण गांव, ठीक है, कुद्दण गांव पहुंचा। कौन पहुंचा? 25 अप्रैल को 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कहां पहुंचा? कुद्दण गांव पहुंचा। तो एक वृद्ध महिला जिसका नाम था धापी दादी, क्या नाम है? धापी दादी के द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। यानी एक धापी दादी ने ही, यानी वहां के जो है ना किसान, उनको संगठित किया और बोला कि इनको लगान नहीं देना है। किनको? इन राजस्व अधिकारियों को। पुलिस के द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें से 4 किसान मारे गए। यानी कुद्दण के 4 किसान, कौन कौन से नाम है इनके? चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम और आसाराम शहीद हुए। कितने हुए? यानी 4 किसान शहीद हुए, जिनके नाम है चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम और आसाराम, ठीक है, ये शहीद हुए और 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समझ गए? कुद्दण गांव में इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर कहां गूंजी? ब्रिटिश संसद में। यानी इसकी गूंज कहां सुनाई दी? ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। और 1935 ईस्वी को अंत तक किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। अब आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, ध्यान दिलाना, सीकर आंदोलन को यानी गति प्रदान करने वाले जो प्रमुख नेता थे, जिनमें सरदार हरलाल सिंह था, नेत्राम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह यानी बाटड़ा नाव का, हरू सिंह पलथाना के और गोरू सिंह करनातल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा के, लेखराम यानी कसवाली आदि शामिल थे। तो कहने का मतलब कि ये कहने का मतलब आज यानी अपना जो ये सीकर किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। अब जो अपनी जो आगे क्लास होगी और जो कुछ बचा हुआ इस चैप्टर में यानी अन्य को किसान आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक है, आगे की क्लास तब तक ना हो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।